गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं रूट नोड्यूल्स को, क्योंकि इससे पहले हमने लेक्चर में माइकोराइजा को देखा था। माइकोराइजा दो प्रकार से पाया जा रहा था, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रूट नोड्यूल्स का, मूल ग्रंथिकाओं का। यहाँ पर जो उच्च पादप होते हैं, उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं, ये उच्च वर्ग के पादप किसके साथ में सहजीवी होते हैं? बैक्टीरिया के साथ। यहाँ पर सहजीवी के रूप में बैक्टीरिया पाया जाता है उच्च वर्ग के पादपों के साथ में। ये बैक्टीरिया जो होता है, ये बैक्टीरिया इनकी रूट में उपस्थित होता है, रूट में, और रूट के भी कहां? शीर्ष भाग में। शीर्ष भाग, या फिर शीर्ष भाग ना कहकर के हम ये कहें कि इसके रूट हेयर, क्योंकि रूट हेयर से तो पीछे खिसक के आ जाता है, तो यहां हम शीर्ष भाग भी कह सकते हैं और रूट हेयर भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे अभी बताते हैं आगे। तो ये इनकी रूट में पाया जाता है बैक्टीरिया, और जब ये रूट में एंटर कर जाता है तो यहां पर ग्रंथि जैसी संरचनाओं का निर्माण कर लेता है। ग्रंथि समान संरचना, ग्रंथि समान संरचना बना लेता है। तो इसीलिए इन ग्रंथि समान संरचनाओं को हम क्या कह रहे हैं? ग्रंथिकाएं कह रहे हैं। यहां जो लेग्यूमिनेसी के पादप होते हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के जो पादप होते हैं, इन लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की रूट में क्या उपस्थित होते हैं? ये बैक्टीरिया। मटर, चना, तो यहां पर इनकी रूट में ये बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। ये बैक्टीरिया होते कैसे हैं? ये बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल राइजोबियम, राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम नेगेटिव होता है, छणाकार होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसकी आकृति कैसी होती है? छणाकार होता है, और साथ ही साथ एक कसावकी होता है, एक कसावकी, जो कहां पाया जा रहा है? लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाया जा रहा है। एक कसावकी होता है। अब ये जड़ों में प्रवेश कैसे करता है? तो ये रूट हेयर के जरिए, जो मूल रोम पाए जाते हैं, इस रूट हेयर के जरिए कहां प्रवेश कर जाता है? रूट में। ये रूट हेयर के जरिए रूट में प्रवेश कर जाता है। कैसे करता है? देखिए, यहां पर जो नोड्यूल का डेवलपमेंट होता है, वो नोड्यूल का विकास कैसे होता है? नोड्यूल का विकास देखते हैं। पादप को कैसे पहचानेगा? जैसे राइजोबियम है, ये राइजोबियम कहां पड़ा है? सॉइल के अंदर। राइजोबियम यहां पर सॉइल में पड़ा हुआ है, मिट्टी में। अब इसको क्या पता कि मेरे पास आसपास जो पादप है वो लेग्यूमिनेसी का है, क्योंकि ये ऐसे तो पहचानेगा नहीं। तो यहां पर जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादप होते हैं, ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादप सॉइल के अंदर लैक्टिन का स्रावण करते हैं। लैक्टिन का स्रावण, और यही लैक्टिन को ये राइजोबियम पहचानता है। राइजोबियम इस लैक्टिन के प्रति आकर्षित होगा, और आकर्षित होकर के कहां पहुंचेगा? इसके पास। यहां पादप है,
पादप की जड़ों से स्रावित हो रहा है तो यहाँ पास पहुंचेगा रूट के और जाकर के रूट से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। राइजोबियम यहां से चला, यहां पहुंचा और जाकर के रूट से चिपक गया। अब इस रूट पर क्या उपस्थित है, रूट हेयर। तो यहां से ये इन रूट हेयर्स पर मूव कर जाएगा। जैसे ही ये रूट हेयर्स पर मूव करेगा तो रूट हेयर्स, मान लिया ये रूट है, इस रूट पर ये रूट हेयर्स उपस्थित हैं। यहां पर ये यहां अंदर एंट्री कर गया। तो जैसे ही ये अंदर एंट्री करेगा तो यहां क्या होगी, इस रूट में इस रूट हेयर में यहां आकार बढ़ेगा और इसमें कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रूट हेयर में कॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कुंडलन स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया कहां पहुंच गया, अंदर। कॉइलिंग के बाद में बैक्टीरिया अंदर पहुंचेगा और अंदर पहुंच करके इस रूट हेयर का जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में क्या पहुंच जाएगा, यहां बैक्टीरिया प्रवेश करता हुआ कहां पहुंच जाएगा, इसके न्यूक्लियस तक। जो रूट हेयर का न्यूक्लियस है, यहां न्यूक्लियस के पास में ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगा। यहां पहुंचने के बाद में ये बैक्टीरिया क्या करेगा, साइटोकाइनिन का स्रावण करता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, हार्मोन है। तो यहां पहुंच करके ये साइटोकाइनिन का स्रावण करेगा। जब यहां पर ये साइटोकाइनिन का स्रावण करेगा तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है, कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। यहां ये कोशिका विभाजन करवाएगा। जब यहाँ कोशिकाओं में लगातार विभाजन होंगे तो यहाँ गांठ जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा, गांठ समान संरचना। गांठ समान संरचना बन जाती है यहाँ पर। ये गांठ समान संरचना क्या कहलाती है, नोड्यूल। यही नोड्यूल्स कहलाती हैं। और इन संरचनाओं में अंदर क्या उपस्थित होता है, इन गांठ समान संरचनाओं के अंदर यहां पर बैक्टीरिया बैठा होता है। तो अब ये गांठ समान संरचना क्या रूट हेयर में बन रही है, नहीं, ये संरचनाएं बनती हैं कॉर्टेक्स में। रूट की जो कॉर्टेक्स होती है, इस कॉर्टेक्स के अंदर ये संरचनाएं बनती हैं। साइटोकाइनिन स्रावित होकर के यहाँ इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ जाकर के सेल डिवीजन होगा, गांठ समान संरचनाएं बनेंगी और इन कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पर बैक्टीरिया आकर के इन संरचनाओं के अंदर बैठ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ आकर के इन संरचनाओं में आकर के बैक्टीरिया बैठ जाता है अंदर आकर के, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स के बाहर जो एपिडर्मिस उपस्थित है, ये एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आकार बढ़ रहा है, गांठ समान संरचनाएं बन रही है, नोड्यूल्स के कारण आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ने से यहाँ पर एपिडर्मिस टूट जाती है। तो यहाँ इस नोड्यूल्स की जो आउटर लेयर रह जाती है, ये आउटर लेयर कौन सी होती है, कॉर्टेक्स सेल। आउटर लेयर एपिडर्मिस होनी चाहिए थी, यहाँ पर एपिडर्मिस ना होकर के क्या होती है, कॉर्टेक्स सेल आउटर लेयर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर इन नोड्यूल्स के कहाँ उपस्थित हैं, कॉर्टेक्स में। अब इस कॉर्टेक्स के साथ साथ यहां पर कॉर्टेक्स में नोड्यूल, एपिडर्मिस है ही नहीं, चारों तरफ से कॉर्टेक्स की सेल्स ही इसके आउटर लेयर है। तो यहां पर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है,
इस वेस्कुलर सिस्टम के तंतु या फिर कहें कि वेस्कुलर सिस्टम की सेल्स इनको आकर के चारों तरफ से घेर लेती हैं और ये एक ऐसी क्लोज्ड संरचना बन जाती है सेल्स से और साथ में वेस्कुलर सिस्टम के तंतुओं से घेर करके ये बहुत गहरी कॉम्प्लेक्स संरचना बन जाती है जिसके अंदर बैक्टीरिया बैठा होता है। यहाँ बैठ करके बैक्टीरिया किसका काम करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का, स्थिरीकरण का। प्लांट के ऊपर ये आश्रय के लिए, क्योंकि पादप क्या दे रहा है इसको? आश्रय। यहाँ आश्रय के लिए और पादप इसके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रूट नोड्यूल्स जो पाई जाती हैं, इन रूट नोड्यूल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है? तो पहला महत्व तो हमको सामने समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं, वातावरण की नाइट्रोजन को का फिक्सेशन करके यहाँ खाद दे रहे हैं या फिर कहें कि इनकी उर्वरता को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा तो साथ ही साथ यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ेगी और ये प्रोटीन की मात्रा किसमें बढ़ेगी? लेग्यूमिनेशियस में दालें आती हैं, दालों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी, चने के अंदर बढ़ेगी, तो यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ कई बार जैसे विपरीत परिस्थितियां आ गई और विपरीत परिस्थितियों में रूट क्या हो गई? नष्ट। तो रूट के नष्ट हो जाने पर भी ये क्या करेंगे? उर्वरता बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। जब यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा तो यहाँ पर जो उर्वरता है वो उर्वरता क्या रहेगी? यथावत रहेगी। तो ये यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्ण, लीफ। तो यहाँ पर हम लीव्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, शारीरिकी और यहाँ पर आकार की, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो पर्ण होती है, ये पर्ण क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो स्टूडेंट्स, हम बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पादप के ऊपर जो पत्तियां पाई जाती हैं, ये पत्तियां पादप का महत्वपूर्ण अंग होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, हरे रंग की होती हैं। तो किसी भी प्लांट की, हम एनीवन किसी भी प्लांट के बारे में बात करें, किसी भी प्लांट का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं पत्तियां। अगर किसी प्लांट पर पत्तियां उपस्थित हैं तो उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, क्योंकि जो पर्ण पाई जाती हैं, जो लीव्स पाई जाती हैं, इन लीव्स में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये क्लोरोफिल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जिससे किसका निर्माण होगा? भोज्य पदार्थों का, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पर भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। इसीलिए जो पर्ण होती हैं वो किसी भी पादप का अभिन्न अंग होती हैं और हरे रंग की किसकी वजह से होती हैं? क्लोरोफिल के कारण, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी या तो शाखा, तना या शाखा, किसी तने या शाखा की जो पर्व संधि होती हैं, पर्व संधि होती हैं, इन पर्व संधियों पर ये लेटरल आउट ग्रोथ के रूप में होती हैं। लेटरल बोले तो पार्श्व, आउट ग्रोथ के रूप में होती हैं, पार्श्व बाह्य वृद्धि के रूप में होती हैं। चाहे ये शाखा की पर्व संधि से निकले, चाहे तने की पर्व संधि से निकले, यहाँ दोनों पर ये लेटरल आउट ग्रोथ के रूप में होती हैं और इनकी जो उत्पत्ति होती है, इनकी
उत्पत्ति होती है ये उत्पत्ति एक्सोजेनस होती है। उत्पत्ति एक्सोजेनस होती है, बहिर्जात होती है। जान गए होंगे, अब तो एंडोजीनस पढ़ा चुके हैं। तो ये एक्सोजेनस प्रकार की उत्पत्ति होती है यहाँ पर। और इनकी जो वृद्धि होती है, लीफ की जो वृद्धि होती है, वृद्धि कैसी होती है? सीमित वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि लगातार इनकी वृद्धि होती चली जाए, सीमित वृद्धि वाली होती हैं। और लगती कैसे हैं ये? अग्र अभिसारी क्रम में, अग्राभिसारी, एक्रोपिटल मैनर में उपस्थित होती हैं। इसका मतलब अगर ये कोई शाखा है तो इस शाखा पर सबसे नीचे कौन सी होंगी? सबसे पुरानी लीफ, और सबसे ऊपर कौन सी होंगी? सबसे तरुण लीफ। ये तरुण लीफ होंगी और ये नीचे परिपक्व लीफ होंगी। तो सबसे नीचे की तरफ सबसे पहले निर्मित लीफ होंगी और सबसे ऊपर की तरफ सबसे नवनिर्मित लीफ होंगी। तो यहाँ अग्र अभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती हैं, सीमित इनकी ग्रोथ होती है। इसके अलावा पर्ण में एक विशेषता और पाई जाती है, और वो पाई जाती है कि यहाँ पर्ण के कक्ष में, पर्ण के कक्ष में हमेशा एक्सिलरी बड उपस्थित होती है। एक्सिलरी बड, कक्षस्थ कलिका, कक्षस्थ कलिका उपस्थित होती है। ये कक्षस्थ कलिका क्या कार्य करती है? जब भी आवश्यकता होती है तो आवश्यकता होने पर यहां से ये पुष्प का भी निर्माण कर सकती है और यहां से ये शाखा का भी निर्माण कर सकती है। क्योंकि चाहे हम पुष्प के निर्माण की बात करें, चाहे हम शाखा के निर्माण की बात करें, दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? एक्सिलरी बड से होती है, कक्षस्थ कलिका से होती है। तो आवश्यकता होने पर ये पुष्प या शाखा का भी निर्माण कर सकती है। ये तो रही पर्ण के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब देखते हैं कि पर्ण कितनी प्रकार की होती है। पर्ण के प्रकार, पर्ण के प्रकार। फर्स्ट, बीजपत्रीय पर्ण। बीजपत्रीय पर्ण, बीजपत्र कोटिलेडोन्स। जब कोई भी बीज, कोई सीड है तो सीड के अंदर क्या होंगे? कोटिलेडोन्स होंगे, बीजपत्र होते हैं। तो जब इस सीड का अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, तो इस जर्मिनेशन के समय यहां पर जो नवोद्भिद बनता है, इस नवोद्भिद के भरण पोषण के लिए तो इन बीज पत्र में संचित भोजन यूज आ जाता है। संचित भोजन यहां काम आ जाता है। सीड का जर्मिनेशन हुआ तो जर्मिनेशन के समय नवोद्भिद जो बनेगा, ये नवोद्भिद जो बीज पत्र में संचित भोजन होगा इसको यूज में लेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जब यहाँ जर्मिनेशन हो जाएगा तो जर्मिनेशन होने के बाद में यहाँ पर ये यूज में ले लिया जाएगा, बीज पत्र का संचित भोजन। तो इसको यूज में लेने के बाद में यहाँ पर हरे रंग की, बरसात के टाइम में जब कभी नीम, क्योंकि नीम हमारे आसपास बहुत ज्यादा है और बरसात के टाइम में खूब उगते हुए देखें, तो यहाँ पर जैसे कोई नीम का पादप उग रहा है तो उसकी दो बड़ी बड़ी इस प्रकार की ग्रीन कलर की मोटी पत्तियां होती हैं। ये पत्तियां कौन सी होती हैं? बीज पत्रीय, कोटिलेडोन्स लीव्स होती हैं। तो ये हरे रंग की होती हैं, मोटी होती हैं। तो ये लीव्स जब तक भोजन निर्माण करेंगी, हरे रंग की हैं तो क्या उपस्थित है? क्लोरोफिल।
तो ये जब तक भोजन का निर्माण करती हैं, जब तक यहाँ पर जो ट्रू लीव्स हैं, जो सत्य पत्तियां हैं, ये नहीं बन जाती। ट्रू लीव्स के बनने के बाद में, सत्य पत्तियों के बनने के बाद में फिर ये स्वतः ही क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो बीजपत्री पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां भोजन निर्माण का कार्य करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। कब तक? जब तक ट्रू लीव्स का निर्माण नहीं हो जाता। नेक्स्ट, सल्क पत्र। सल्क पत्र, स्केली लीव्स। स्केली लीव्स व्रंतहीन, हल्के या भूरे रंग की होती हैं। ये कैसी होती हैं? व्रंतहीन, हल्के भूरे रंग की। और कैसी होंगी? सूखी। सल्क कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। तो ये व्रंतहीन होती हैं, हल्के भूरे रंग की होती हैं और सूखी होती हैं। कार्य किसका करेंगी? सुरक्षा का, क्योंकि सल्क हमेशा सुरक्षा का कार्य करते हैं, सुरक्षात्मक रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सुरक्षा का कार्य करेंगी। ज्यादातर जो भूमिगत तने होते हैं, जो भूमिगत तने होते हैं, इन भूमिगत तनों में उपस्थित होती हैं। जो स्केली लीव्स पाई जाती हैं, शल्क पत्र जो पाए जाते हैं, ये भूमिगत तनों में उपस्थित होती हैं। और कभी कभी जो वायवीय होते हैं, वायवीय तने होते हैं, इन वायवीय तने में भी उपस्थित होती हैं। कभी कभी, मेनली कहाँ होती हैं? भूमिगत तनों के अंदर उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट, सहपत्र, थर्ड, सहपत्र। जब हम पुष्प को पढ़ते हैं तो पुष्प में एक वर्ड ये भी आता है, सहपत्र, ब्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये विशेष प्रकार की पुष्प की पत्ती होती है। और विशेष प्रकार की पत्ती क्यों होती है? क्योंकि इसके कक्ष से, इसका जो कक्ष होता है, इसके कक्ष से किसका निर्माण होता है? पुष्प का। या तो सिंगल पुष्प होगा या पुष्प का गुच्छा होगा, पुष्प गुच्छा। तो इसके कक्ष से या तो सिंगल पुष्प का निर्माण होगा या पुष्प गुच्छे का निर्माण होगा। सामान्य तौर पर ये कैसी होती हैं? ग्रीन रंग की, हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। लेकिन कभी कभी कैसी होती हैं? अन्य रंग में, रेड, ब्लू, या फिर कहें अन्य रंग की, अन्य रंग की। कभी कभी नहीं, सामान्य तौर पर हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की होती हैं तो ये कैसी होती हैं? फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगी, भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। और जहां अन्य रंग की पाई जाती हैं, हरे रंग को छोड़ करके, ये किसका कार्य करेंगी? पुष्प है, पुष्प के नीचे पाई जा रही हैं, तो ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, पुष्पीय पत्र। पुष्पीय पत्र, पुष्पीय पत्र की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, यहां पर बाह्यदल, दल, बाह्यदल, बाह्यदल के अंदर की तरफ दल, पुंकेसर, जायांग, सभी क्या है? पुष्प के पार्ट। तो यहाँ पर जितने भी ये पुष्प के पार्ट पाए जाते हैं, इन सबको क्या माना जाता है? रूपांतरित। ये सभी
पुष्पीय पार्ट जो है, पुष्पीय पार्ट, क्योंकि खुद पुष्प को क्या माना जाता है, पुष्प को रूपांतरित प्ररूप, रूपांतरित प्ररूप। तो ये भी क्या होते हैं, इस रूपांतरित प्ररूप के भाग होते हैं। तो ये भी एक प्रकार की कैसी होती हैं, पत्तियां होती हैं जो विभिन्न रंगों की होती हैं। बाह्यदल दल सामान्यतः बाह्यदल हरे रंग के होते हैं, लेकिन दल कलरफुल भी मिलते हैं। तो यहाँ विभिन्न रंगों के मिलते हैं। तो ये भी एक प्रकार से रूपांतरित पर्ण ही होती हैं। नेक्स्ट, सहपत्रिका। सहपत्रिका, सहपत्रिका भी कहाँ पाई जाती है, लीफ के आधार में या फिर पुष्प के आधार में सहपत्रिकाएं। तो यहाँ ये एक विशेष प्रकार की लीव्स होती हैं, एक विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं, और ये पत्तियां क्या होती हैं, अन्य पत्तियों से भिन्न होती हैं, अन्य लीव्स से कैसी होती हैं, भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं, अन्य लीव्स से भिन्न होती हैं। इनकी संख्या मोनोकॉट में, अगर कोई मोनोकॉट प्लांट है तो मोनोकॉट प्लांट में तो एक होगी, और अगर कोई डाइकॉट प्लांट है तो यहाँ डाइकॉट प्लांट में इनकी संख्या 2 होगी। डाइकॉट प्लांट में संख्या कितनी होगी, 2 पाई जाती है। तो इनकी संख्या भी अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट, सामान्य पर्ण, फॉलिएज लीफ। सामान्य पर्ण, इन सामान्य पर्ण के अंदर जो फॉलिएज लीफ पाई जाती हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। तो इसका मतलब कैसी होंगी, हरे रंग की। बाष्पोत्सर्जन भी करती हैं, ट्रांसपायरेशन का काम भी होता है यहाँ पर। ये बाष्पोत्सर्जन भी करती हैं, और साथ ही साथ गैसियस एक्सचेंज भी करती हैं, गैसीय आदान प्रदान भी करती हैं, गैसीय आदान प्रदान। तो यहाँ पर ये गैसीय आदान प्रदान का भी कार्य करती हैं। इनके अंदर सभी कार्य संपन्न होते हैं, नॉर्मल लीव्स होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लीव्स होती हैं, इनके जीवन काल के आधार पर कि इनका जीवन काल कैसा है, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है इनके जीवन काल के आधार पर। एक तो वो लीव्स जो 1 वर्ष से अधिक समय रहती हैं, 1 वर्ष से अधिक समय, मतलब पतझड़ का मौसम आने पर भी ये झड़ती नहीं है। तो ये कैसी कहलाती हैं, आपाती। आपाती जो 1 वर्ष से पहले झड़ जाती हैं, या फिर कहें कि पतझड़ के मौसम में झड़ जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, पर्णपाती। और ऐसी पर्ण जो कुछ समय में ही झड़ जाती हैं, कुछ समय में, वो कहलाती हैं आशुपाती। आशुपाती। तो इनके जीवन काल के आधार पर इन पर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 वर्ष से अधिक तक वृक्ष पर लगने वाली पर्ण आपाती पर्ण होती हैं। 1 वर्ष से पहले या फिर कहें कि पतझड़ के मौसम में झड़ जाने वाली पर्ण पर्णपाती कहलाती हैं। और कुछ समय में ही, कुछ ही टाइम के लिए जो पर्ण लगती हैं वो क्या कहलाती हैं, आशुपाती पर्ण कहलाती हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।